माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी चलो ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है तो तुम दोनों खा लो ना जाकर। नहीं, भूख तो लगी है, पर आपके साथ ही खाना खाएंगे हम। अच्छा, बस 2 मिनट रुको, फिर ये वाली क्यारी की गुड़ाई कर दूं, फिर आता हूँ। हैं? ठीक है बाबा, जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। काव्या की बात सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और अपना काम खत्म करने में लग गया। ये कहानी हरिया की इन्हीं 2 बेटियों की है जिनके नाम थे काव्या और कीर्ति। दोनों बहनें अपने बाबा हरिया और माँ गीता के साथ गांव में रहती थी, जहां उनके घर के ठीक सामने उनका बड़ा सा खेत था और खेत के बगल में एक बड़ा सा तालाब भी था। फिर उस दिन घर जाते हुए, बाबा ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, कई साल लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए हरिया और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। हरिया की पत्नी गीता ने उन सब के लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते हुए, बाबा आगे बताओ ना फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो? हाँ बाबा, बताओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वो, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। सूखे खेत में बाबा? हाँ, सूखे खेत में। फिर वो फावड़ा चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वो अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया, यानी वो तालाब बन गया। फिर उसमें से पानी निकला बाबा? ऐसे थोड़े ही निकल आता है पानी। फिर उन्होंने इंतजार किया। जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है, जो अगले साल की बारिश तक सबके काम आने वाला था। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हारे दादाजी नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ यह तालाब और उनकी सीख की मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए, ये आज भी हमारे साथ है बेटा। हाँ, सही कहा आपने बाबा। ओहो, अब कहानी पूरी हो गई हो तो खाना भी खा लो, सारा खाना ठंडा होने को आया है। बाबा, माँ तो बहुत गुस्से में लग रही है। कोई बात नहीं, मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। अब जल्दी से खा लो, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। हाँ। काव्या और हरिया फुसफुसाते हुए हंसने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखा पड़ा। परिवार के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। हरिया को एक बीमारी ने जकड़ लिया। गर्मी और बीमारी की वजह से हरिया और तालाब दोनों ही सूखते जा रहे थे। हरिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और फिर, माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, उनका अच्छा इलाज कराएंगे। पर इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ, मैं अभी जाकर साहूकार से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है कीर्ति, बेटा जरा ध्यान से। कीर्ति गांव के साहूकार के पास पहुंची और उसे अपने घर की सारी दशा बताई। ओहो, हरिया अच्छा आदमी है, इसीलिए तुम्हें कर्जा दे देता हूँ, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखोगी? बताओ। हमारे पास ले देकर एक तालाब ही है भान सिंह जी। अरे उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूंगा भाई? उसके बदले तो कोई ढेला भी ना दे। एक काम करो, तो मुझे अपने खेत के कागज दे दो और 2 लाख रुपए ले लो, ठीक है? कीर्ति अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ले देकर उनकी कमाई का एक वही जरिया था। लेकिन उसे न चाहते हुए भी भान सिंह को अपने खेत के कागज देने पड़े और उसने साहूकार से 2 लाख रुपए ले लिए। माँ तुम चिंता मत करो, देखना बाबा का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि हरिया की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। अब गीता और दोनों बहनें चिंता में आ गई। उन्हें फिक्र सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी
कीर्ति तू एक काम कर, तू काव्या को लेकर गांव जा। वहां छोटे वाले कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं, जल्दी से वो सब लेकर आ जा। पर माँ उनसे क्या होगा, हमें पूरे 2 लाख रुपए और चाहिए। अरे कुछ तो होगा, बाकी का भी देख लेंगे। गीता की बात मानकर दोनों बहनें वापस गांव चली आईं और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली बार था जब उन्होंने उस संदूक को खोला था। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले ढेर सारी धूल निकली। फिर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली थी जिसमें गीता के कुछ गहने रखे थे। हे भगवान, मेरी माँ की शादी की निशानी भी अब हमें बेचनी पड़ रही है, हमारी मदद करो भगवान। कीर्ति की आंखों में आंसू थे। तभी काव्या की नजर संदूक की तली पर पड़ी जो कुछ उठी हुई सी थी। उसने वहां से लकड़ी का वो हिस्सा हटाया तो वहां उसे एक छोटी सी डिबिया नजर आई। दीदी ये क्या है और इसे इतना छुपा कर क्यों रखा है? पता नहीं, रुक मैं इसे खोल कर देखती हूँ। जैसे कीर्ति ने वो डिबिया खोली उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक चिट्ठी थी। कीर्ति ने वो चिट्ठी खोली जो असल में उसके दादा ने अपने बेटे हरिया के लिए लिखी थी। कीर्ति ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे हरिया, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब मेरी उम्र हो चली है और ये बीमारी मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आगे तेरी संतानों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक राज छिपा कर रखा मैंने तुझसे, ताकि तू या तेरी संतानें सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तालाब की खुदाई करते वक्त मुझे कुछ मिला था, ये चाबी तेरी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। बस याद रखना कि ये चाबी असल में मेरे दिल की है। दीदी क्या दादाजी ने पैसे या गहने छुपा कर रखे होंगे कहीं? हाँ काव्या, लगता तो ऐसा ही है। तू सोचना, जरूर दादाजी के पास कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो खुद का इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो हमारे बाबा और हमारे लिए छोड़ दिया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? कैसे पता चलता? कितना छुपा कर तो रखी थी ये डिबिया दादाजी ने, वो तो पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ गई इस पर। लेकिन दीदी ये चिट्ठी के आखिर में किस तरह की पहेली है? अब हम दादाजी का दिल निकाल कर कहाँ से लाएं? बुद्धू वो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चाबी मेरे दिल की है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के सबसे करीब थी। उनके दिल के सबसे करीब तो बाबा हैं, पर बाबा में चाबी थोड़ी ही लगेगी, कुछ और सोच। हाँ दीदी, उनके दिल के करीब वो तालाब ही है जो उन्होंने बहुत मेहनत से खुद ही खोदा था। शाबाश, सही कहा। पर इतने बड़े तालाब में हम ये चाबी कहाँ लगाएंगे? किस जगह? सोच कीर्ति, सोच। दीदी चाबी तो किसी ताले में ही लगेगी और ताला जरूर किसी चीज की तो सुरक्षा कर रहा होगा। हाँ, जैसे कोई पुराना संदूक, लेकिन वो संदूक पूरे तालाब में कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? और पूरा तालाब खोदने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, और डॉक्टर ने जल्दी पैसे मंगवाए हैं। क्या करे दीदी? मिल गया, मान गई। दादाजी तो बहुत ही समझदार थे। मतलब उन्होंने एक ही पहेली में 2 उत्तर दिए हैं। उनके दिल की चाबी मतलब तालाब, और दिल कहाँ होता है? शरीर के बीचों बीच। तो हम तालाब के बीचों बीच खुदाई करेंगे, वो भी रात को। वाह दीदी, क्या दिमाग पाया आपने। वैसे दीदी एक बात तो माननी पड़ेगी, दादाजी बहुत समझदार थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत समझदार होंगी, तभी तो उन्होंने इतनी मुश्किल पहेली रखी थी। काव्या की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और फिर रात में उन दोनों ने तालाब के बीचों बीच खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से वाकई एक संदूक मिला। और फिर जब उसे खोला गया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। दीदी क्या ये सोने के सिक्के हैं? हाँ काव्या, दादाजी ने सही कहा था कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दादाजी भले ही चले गए, लेकिन वो जाते जाते हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर गए। अगले दिन कीर्ति ने उनमें से कुछ सिक्कों को सुनार को बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने हरिया का पूरा इलाज कराया और साहूकार का भी कर्जा उतार दिया। फिर एक दिन घर में, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कीर्ति ने हरिया को उसके पिताजी की चिट्ठी पकड़ा दी और काव्या ने उसे सारी कहानी बताई। बेटा, बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? माँ, उन्हें बेचकर हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे, जिसमें प्यारी प्यारी मछलियां होंगी, और बगल में बगीचा बनाकर लोगों के बैठने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साफ पानी के लिए प्याऊ भी लगाएंगे, ताकि हर बार जब भी कोई यहाँ आए तालाब के किनारे बैठकर ठंडा और मीठा पानी पिए और दादाजी के दिल को सुकून मिले। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया,
ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो। मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो। 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, आप कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सब का विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली 2 बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी। वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते। हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है,
बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है? वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो तो हम आपको दवाई दे दे। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। ये ठग हैं, गांव-गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा, ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई, अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक ना एक दिन उसे अपराध